हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लगभग तय हो चुका है अप्रैल के महीने में, तो साथ ही एक हफ्ते पहले एनटीपीसी की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है कि इस बार एनटीपीसी एग्जाम 2025 देने के लिए टोटल 58 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो साथ ही जो पिछला पेपर एनटीपीसी का 2022 में हुआ था और जितने शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे, तो उसी का आज की सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी का सही करने का टारगेट 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही एनटीपीसी एग्जाम 2025 क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 पेपर देना होगा, जिसमें पहला पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे, जो कि सबसे अधिक क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और समय इसमें 90 मिनट का मिलने वाला है। तो साथ ही जैसे आरपीएफ का एग्जाम होता है ना, बिल्कुल सेम उसी पर एनटीपीसी का एग्जाम भी होता है। फिर साथ ही आप सीबीटी 1 क्वालिफाइंग करेंगे तो सीबीटी 2 पेपर होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, 35 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। यानी जो आरपीएफ का सिलेबस है बिल्कुल सेम वही एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी आपका सिलेबस होने वाला है। ओके दोस्त, तो आज से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल एनटीपीसी एग्जाम में जैसे सवाल पूछे गए थे, पहले तो दोस्त हम लोग 2022 के सभी शिफ्टों को खत्म करेंगे, फिर 2021 में भी पेपर हुआ था एनटीपीसी का, तो उनको भी सभी शिफ्टों को देखेंगे एक बार। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। आपके लिए लगातार क्लास हम इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड जरूर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का प्रीवियस ईयर का पहला एनटीपीसी का एग्जाम के लिए सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ने। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है। तो याद रखिए पंचायतें संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है। तो साथ ही जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है ये लगभग किसके बराबर होता है। तो याद रखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है। तो साथ ही आपको हर एक प्रश्न एनालिसिस भी करना है कि आपको देखना है कि एनटीपीसी के पिछले वर्षों में सवाल कैसे पूछे गए थे। तो साथ ही इस समय आपका आरपीएफ का एग्जाम चले, तो जैसे पिछले वर्ष में आरपीएफ का एग्जाम हुआ था ना दोस्त, बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न पे इस बार भी 2025 में एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरह से रेलवे एग्जाम पिछले साल सवाल पूछते हैं ना, बिल्कुल साथ ही उसी को फॉलो करते हुए इस समय भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी 2025 में भी वही सब सवाल आने वाले हैं, तो आपको एनालिसिस भी जरूर करना है। तो आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है। तो उत्पादक कारक के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। बताइए दोस्त, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1940 में किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था। तो साथ ही ब्रजावलिया में। याद रखिए दोस्त ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ब्रजावली भाषा है जिसे साथ ही शंकर देव जी ने बनाया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथ ही राई मुख्य रूप से ये किस राज्य का लोक नृत्य है।
बताइए आप सभी दोस्त। तो याद रखिए मध्य प्रदेश का है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जिस भवन की दीवारें और छतें किसी अन्य भवन के स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान हो, उसे क्या कहा जाता है। तो साथी ऐसे से सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है, तो ध्यान से साथी इस बार आपको तैयारी करना। आपके पास मुश्किल से 1 या 1.5 महीने बाकी है। जैसे आपका आरपीएफ का एग्जाम समाप्त होगा, आप देखेंगे एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट आ जाएगा। तो जिस भवन की दीवारें और छतें किसी अन्य भवन से स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पृथक भवन बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है। बताइए दोस्त, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त मंडल कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान किसकी गति को क्या कहा जाता है। तो साथी गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान ये किसकी गति को कहा जाता है। तो याद रखिए बृहत क्षरण बोला जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की। तो डायरेक्ट आप बताइए दोस्त कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। इन्होंने साथियों जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना कर दिया था। तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है। तो साथी तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया है। तो याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न बहुत जरूरी से याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। इस समय आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे, तो जितने लोग का एग्जाम अभी 18 मार्च तक है वो तो इसमें आरपीएफ में लगेंगे। फिर साथ ही एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होगा, फिर दोस्त आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। तो लगातार आपकी रेलवे की एग्जाम चलेगी। जो सिलेबस आरपीएफ का है बिल्कुल सेम साथी एएलपी सीबीटी 2 का है, फिर उसके बाद जेई का है, फिर साथी आपका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम है। तो साथी रेलवे एग्जाम 2025 का आगाज हो चुका है। यदि आपको एक सीट लेना है तो आपको अभी से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये तो आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो चलिए प्रश्न 13 बताइए, कृषि अपशिष्ट जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया था। तो कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन ये दोस्त आईआईटी हैदराबाद में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष में एनआईपी यानी नई औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो बताइए दोस्त किस वर्ष में एनआईपी में संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोस्त वर्ष 1991 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दोस्त कंप्यूटर के भी सवाल आते हैं, तो ध्यान देंगे। ये पिछला 2022 का पेपर है जो कि कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 सवाल एक एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है। तो साथी सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिए मेमोरी एक्सेस टाइम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीप में विभाजित हो गया था। तो साथी उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीप में विभाजित हो गया था। तो बताएंगे, तो याद रखिए पेंजिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बताइए दोस्त, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1969 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब लगातार आपकी आरआरबी एनटीपीसी प्लस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी चलेगी। ओके दोस्त, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। बगल में आप देखेंगे घंटा है, उसको भी आप प्रेस जरूर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य बनाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो साथ ही हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये अरावली में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया? तो याद रखिए 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप हमें लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का 50 प्रश्न में से आज कितना स्कोर रहा। डेली का डेली आपको टारगेट मिलेगा, इससे और भी आपकी तैयारी होगी और आपको मन भी लगेगा कि आज आपको हमें इतना प्रश्न इतना सही करना है। तो ध्यान देंगे दोस्त, डेली का डेली क्लास आप जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को ये किससे जोड़ता है? तो गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो ये प्रयागराज को दोस्त हल्दिया से जोड़ता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो साथ ही भारतीय शास्त्रीय गायक जो पंडित जसराज है ये किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो ये मेवाती घराने से संबंधित रखते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी दोस्त कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिएगा कंट्रोल Y है दोस्त। जब आप लोग कंट्रोल प्लस Y दबाएंगे तो ये रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है कीबोर्ड में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख ये किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, जो कि अशोक के अधिकांश शिलालेख थे उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे। लेकिन दोस्त जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे। ऑप्शन सी प्राकृतिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, आमतौर पर ये किसके भूकंप के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, तो साथ ही आमतौर पर ये किसके भूकंप के कारण होता है? तो मेरे दोस्त रिजल्ट ग्रेटर देन 7.5 होता है, यानी परिमाण ग्रेटर देन 7.5 के कारण भूकंप होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो इस बार साथ ही रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जनगणना पंचवर्षीय योजना ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस समय जो RPF की एग्जाम चल रही है लगभग दोस्त 4-4 सवाल पूछे जा रहे हैं एक शिफ्ट में। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक रहा? तो याद रखिए बिहार राज्य का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे कम यदि हम आपसे पूछ दे तो किसका है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर ये किसका प्रकार है? तो माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर है ये, लेकिन किसका प्रकार है?
तो याद रखिए ज्वालामुखी शिखर का प्रकार है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बताइए दोस्त, तो याद रखिएगा जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनको भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों को किसके रूप में जाना जाता है। तो बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों को किसके रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या होगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। तो साथ ही इनमें से कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। तो आप देखेंगे दोस्त कि इनमें से भारत का कौन कौन शहर है जो कि लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए भिलाई तो जाने जाते हैं, जमशेदपुर भी जाने जाते हैं, बोकारो भी जाने जाते हैं, लेकिन दोस्त सूरत नहीं जाने जाते हैं। सूरत में सबसे अधिक कपड़े का उत्पादन होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें क्या और भी क्या कहा जाता है। तो साथ ही मैग्निलोफाइटा जो पुष्पीय पादप होते हैं इन्हें और भी क्या कहा जाता है। नाम भी अजब दिया है, एंजियोस्पर्म यानी आवृत्त बीजी कहा जाता है। ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितने % की वृद्धि करना था। बताइए दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितने % की वृद्धि करना था। तो याद रखिए 25% की वृद्धि करना था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो अपने दोस्तों में इस सेशन को एक बार जरूर शेयर करेंगे दोस्त, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्त आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार क्लास इसलिए प्रोवाइड कर पाएँ। ओके दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। पहला मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर 1530 तक 1494 में फरगना के सिंहासन पर तब बैठा जब वह केवल कितने वर्ष का था। तो साथ ही आप सवाल पूछता है कि जो पहला मुगल सम्राट बाबर था ये साथ ही फरगना के सिंहासन पर तब बैठा था जब वह केवल कितने वर्ष का था। बताइए, सिंपल बताइए कि बाबर जिस सिंहासन में बैठे थे तो वो कितने वर्ष के थे, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने सिंहासन पर बैठ लिया था। तो दोस्त 12 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश राज्य है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो ये किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है। बताइए दोस्त, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो ये किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है। बताइए, तो याद रखिए संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। गांधीवादी योजना 1944 गांधीवादी आर्थिक चिंतन की भावना का समर्थन करते हुए किसके द्वारा तैयार की गई थी। बताइए दोस्त, गांधीवादी योजना 1944 गांधीवादी आर्थिक चिंतन की भावना का समर्थन करते हुए ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिए श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है। बताइए,
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर रेलवे के एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था ये किस काल में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में थे। बताइए कब से लेकर कब के बीच थे ये? तो 1848 से लेकर 1856 तक थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस शहर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया था? तो साथ ही किस शहर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया था? तो याद रखिए शिलोंग में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोसी किस देश से संबंधित है? ये दोस्त 2022 के पेपर में सवाल पूछा था कि महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोसी किस देश से संबंधित रखती हैं। तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित रखती है, यानी यूएई से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। डैश एक अंतर्देशीय नदी पत्तन जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है। तो साथ ही इनमें से कौन एक नदी पत्तन है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है? तो मेरे दोस्त कोलकाता है, जो कि एक अंतर्देशीय नदी पत्तन है। बी ऑप्शन कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि छड़ी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश संबंधित है। लेकिन दोस्त आंध्र प्रदेश का एक और लोक नृत्य है जो कि संगीत संयोजन है जो कि इसी छड़ी नृत्य के समान है, तो ये कोलानालू से संबंधित है। बी ऑप्शन कोलानालू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त वर्तमान में ये किसे एक राजपूत राजकुमारी थी? बताइए दोस्त, मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थी, जो कि वर्तमान में ये किस राज्य से एक राजपूत राजकुमारी थी? तो याद रखिए वर्तमान में राजस्थान राज्य से संबंधित थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो इस समय वर्तमान राजस्थान साथी राज्य है इनसे एक राजपूत राजकुमारी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। तो साथ ही जो एजेंडा 21 है इसमें 21 का क्या अर्थ है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाया गया सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। तो मेरे दोस्त 21वीं सदी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो एजेंडा 21 है इसमें 21 का अर्थ है कि 21वीं सदी है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है? बताइए एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है? तो दोस्त बॉटम है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है? तो साथ ही याद रखिए धारावी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से लिया गया है? तो साथ ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इससे आप क्या जानते हैं? डीपीएसपी जानते हैं, जो कि जो आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 के बीच है और भाग चौथे में शामिल है, जो कि इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, भाग आपका चौथे में शामिल है, जिसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो दोस्त लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत किसने किया था? तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49।
नियत विनिमय दर प्रणाली यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये किस विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है? बताइए। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये दोस्त किसमें विनिमय दर को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है? तो ये सरकार नहीं, विनिमय। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर देखिए। प्रादेश जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे दोस्त। तो प्रादेश जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्त, या किया गया था? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 226 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो आज का एनटीपीसी का पहला क्लास समाप्त हो चुका है, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन। लेकिन दोस्त सीबीटी 1 में तो जीके का केवल 40 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ से दोस्त मैथ, रीजनिंग और जीके आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि लगातार हम आपके साथ अब जुड़ेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछे गए थे उसका साथ ही क्लास आपके साथ लेकर हम डेली का डेली आने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, और आप बगल में देखेंगे घंटा दिखाई दे रहा होगा, उस पर ऑल पे जरूर प्रेस कर लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका जो भी मन में इसमें प्रश्न उठ रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए, तो आप जरूर पूछिए दोस्त, हम आपका हर एक जवाब का रिप्लाई जरूर करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।